हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे आज आपको बीकॉम पार्ट 1 का चौथा पेपर व्यावसायिक नियामक ढांचा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे। बीकॉम पार्ट 1 व्यावसायिक नियामक ढांचा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका एक और नाम है, इसको हम व्यापारिक संनियम भी कह सकते हैं अथवा व्यापारिक संनियम। कॉमर्शियल लॉ। व्यापारिक संनियम और व्यावसायिक नियामक ढांचा दोनों एक ही शब्द हैं। व्यापारिक संनियम का आशय समझने के पूर्व हमें संनियम शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। संनियम शब्द है क्या? व्हाट इज लॉ? संनियम क्या है? यह आपका एक प्रश्न बन रहा है, संनियम क्या है। उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि व्यापारिक संनियम क्या है। व्यापारिक संनियम का ज्ञान हो जाने पर आपको व्यावसायिक नियामक ढांचा का भी ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में संनियम यानी राज्य द्वारा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा जो नियम, उपनियम, परिनियम, अधिनियम बनाए जाते हैं उसे हम संनियम कहते हैं। जैसे आपने देखा राज्य में शांति व्यवस्था का कैसे बन सकता है? वो नियमों के माध्यम से ही बन सकता है। अगर हमें आपको नियमों का ज्ञान है तो हम आप नियमों में रह करके एक एक कदम बढ़ाते चलेंगे। इसी कड़ी में व्यापारिक संनियम किसे कहते हैं? व्यापारिक संनियम क्या है? व्हाट इज कॉमर्शियल लॉ? व्यापारिक संनियम क्या है? राज्य द्वारा व्यापार के संचालन के लिए जो नियम, उपनियम, परिनियम या अधिनियम बनाए जाते हैं उन्हें ही हम व्यापारिक संनियम कहते हैं। जैसे कि दोनों में अंतर आपने देखा, संनियम राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे हम संनियम कहते हैं। और व्यापारिक संनियम उसे कहते हैं कि राज्य द्वारा व्यापार संचालन के लिए जो नियम, परिनियम या उपनियम बनाए जाते हैं उसे ही हम व्यापारिक संनियम कहते हैं। अब संनियम का एक और अर्थ है, संनियम का मतलब समूह, नियमों का समूह। संनियम का तात्पर्य नियमों का समूह, नियमों का समूह। नियमों के समूह को हम संनियम कहते हैं। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति इस नियम को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए यह नियम पालन करने का आधार है तो वकील के लिए जीवन यापन करने का एक साधन है, क्योंकि वकील जो है नियमों के सहारे ही अपना जीवन यापन करता है और नियमों के सहारे जो है केस लड़ता है।
और वहीं एक न्यायाधीश के लिए, एक जज के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत, यानी कोई भी जज जो है आदेश पारित करता है नियम के सहारे ही वह आदेश जारी करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में कानून जो है यह समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और हमारा व्यापार किस रूप से चले, क्या उसका नियम हो, क्योंकि व्यापारिक में विवाद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि व्यापार में क्या होंगे, एक व्यापार में सौदे होते हैं, सौदे यानी लेन देन। अब लेन देन कैसा हो, यानी व्यवसायिक प्रकृति का लेन देन, वित्तीय प्रकृति का लेन देन, या जिसे हम व्यापारिक सौदे कहते हैं। सौदे तो वो भी है पुराने समय में, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक राम है दूसरा रहीम है। राम के पास गेहूं है और रहीम के पास चावल है। अब राम को चावल की आवश्यकता है, रहीम को गेहूं की आवश्यकता है। तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। इसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। आप जानते होंगे वस्तु विनिमय, जहाँ वस्तुओं का सिर्फ आदान प्रदान हो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन यदि इसमें किसी एक चीज़ को काट करके पैसे का चलन कर दे, रुपये का चलन कर दे या मुद्रा का चलन कर दे, तो ऐसे लेन देन को हम वित्तीय प्रकृति के सौदे कहते हैं। वित्तीय प्रकृति के सौदे, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस व्यापार में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही होता है। और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सहारे ही हमारा व्यापार चलता है। इसी कड़ी में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें बहुत सारे नॉन कॉमर्स के भी होंगे। इसी कड़ी में आप ये देखेंगे कि ये कॉमर्स है क्या। कॉमर्स इज इक्वल टू व्यापार ही कॉमर्स है। कहने का मतलब कॉमर्स वस्तु उत्पादन से लेकर, जहाँ वस्तुएं उत्पादित होती है, वस्तु उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता तक पहुँचने तक की बीच की जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स यानी वाणिज्य कहते हैं। और यह सारी क्रियाएं ही क्या हैं, व्यापारिक क्रियाएं हैं। इसी को हम व्यापारिक क्रियाएं कहते हैं। व्यापारिक क्रियाएं में आप जानते हो कि क्या करना होता है, सिर्फ लेन देन ही तो करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक संनियम, व्यापार में जो लेन देन होते हैं, जो सौदे होते हैं, वह उस लेन देन में विवाद निश्चित रूप से होना है। क्योंकि उसमें जो क्रेता होता है, जो विक्रेता होता है, गलती क्रेता के द्वारा भी हो सकती है, विक्रेता के द्वारा भी हो सकती है। विक्रेता क्रेता से पैसे भी ले सकता है, बाद में बिक्री की हुई वस्तु को संख्या में कम भी दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता का क्या कर्तव्य, क्या उत्तरदायित्व है, और क्रेता का क्या कर्तव्य, क्या उत्तरदायित्व है। इसी कर्तव्य और उत्तरदायित्व को कैसे समझा जाए, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझने के लिए इसी संनियम का सहारा लिया जाता है। संनियम के सहारे ही हम इस लेन देन में जो दो पक्ष होते हैं, उस दो पक्ष में सही और गलत क्या है उसका निर्णय लेकर के दोषी व्यक्ति को सजा का भागीदार बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा संनियम क्या है और व्यापारिक संनियम क्या है। फिर से निष्कर्ष रूप में देखें कि संनियम वह है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा जो नियम, परिनियम या उपनियम बनाए जाते हैं उसे हम संनियम कहते हैं। और व्यापारिक संनियम उसे कहते हैं एक व्यापार को संचालित करने के लिए जिन नियमों का सहारा लिया जाता है, अर्थात जो नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वही नियम ही हमारा व्यापारिक संनियम है। कहने का मतलब संनियम एक व्यापक शब्द है। संनियम और व्यापारिक संनियम एक व्यापक शब्द है। संनियम जो है व्यापारिक संनियम से व्यापक शब्द है, क्योंकि संनियम जो है इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति नियमों के सहारे ही चलता है।
अब हम ये देखेंगे कि वेंकटेशन ने कहा है कि व्यापारिक संनियम सामान्यतः व्यापारिक लेन देनों पर ही, व्यापारिक लेन देनों से उत्पन्न हुए विवादों पर लागू होता है। व्यापारिक लेन देनों से उत्पन्न हुए विवादों पर लागू होता है। वेंकटेशन ने कहा है, वेंकटेशन ने कहा है कि व्यापारिक लेन देनों में उत्पन्न हुए विवादों पर यह व्यापारिक संनियम लागू होता है, क्योंकि जो भी विवाद हमारे उत्पन्न होते हैं उसका निर्णय हम इस लेन देन पर लागू करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्यापारिक संनियम का क्या इतिहास रहा है, व्यापारिक संनियम का इतिहास क्या है, इस इतिहास के बारे में हम देखेंगे। व्यापारिक संनियम का इतिहास, व्यापारिक संनियम का इतिहास, इसका इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल लॉ या हिस्ट्री ऑफ मर्केंटाइल लॉ। देखिए, व्यापारिक संनियम व्यापारिक रूढ़ि की ही देन है। व्यापार रूढ़ि यानी ला मर्चेंट यानी व्यापारिक संनियम जो है, यह शब्द व्यापारिक संनियम जो है व्यापारिक रूढ़ि की ही देन है। अब व्यापारिक रूढ़ि क्या है? जिसके सहारे व्यापारिक संनियम आया, यानी व्यापारिक संनियम का जन्म कहाँ से हुआ? व्यापारिक रूढ़ि से हुआ। यानी इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से पूर्व, इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से पूर्व व्यापार रूढ़ि उन नियमों का संग्रह माना जाता था जो कि कॉमन लॉ से बिल्कुल भिन्न था। कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ अंग्रेजी नियम है, अंग्रेजी नियम, इसको हम इंग्लिश कॉमन लॉ भी कह सकते हैं। व्यापारिक रूढ़ि कॉमन लॉ से बिल्कुल भिन्न था। भिन्न का मतलब व्यापारिक रूढ़ि अलग है और कॉमन लॉ अलग है। अब व्यापारिक रूढ़ि क्या है? व्यापार के अंतर्गत जो पुराने रीति रिवाज थे, जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने रीति रिवाज को हम क्या कहेंगे? व्यापार रूढ़ि कहते हैं। अब जान सकते हो कि पुराने रीति रिवाज के माध्यम से ही व्यापारिक संनियम बना है। अब पुराने रीति रिवाज, व्यापारिक रूढ़ि का मतलब क्या है? व्यापारिक रूढ़ि कहाँ से आया? इंग्लैंड में जहाँ मंडियाँ लगती थी, इंग्लैंड में जहाँ मंडियाँ होती थी, सब्जी मंडियाँ होती थी, या जहाँ उद्योग होता था, या जहाँ व्यापार चलते थे, उसमें एक स्थान ऐसा निर्धारित कर दिया जाता था कि इस मंडियों में जो भी लेन देन होते थे व्यापारियों के अंतर्गत, उसमें जो विवाद होते थे उस विवाद का निपटारा एक निश्चित स्थान पर कुछ उत्कृष्ट व्यक्तियों के द्वारा, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा इस विवाद का निर्णय किया जाता था। जिस स्थान पर इस विवाद का निर्णय किया जाता था उसको, उस स्थान को हम प्रीपोंडरस कोर्ट्स कहते हैं। प्रीपोंडरस कोर्ट्स, प्रीपोंडरस कोर्ट्स कहते थे। प्रीपोंडरस कोर्ट्स जो है, इसके अंतर्गत जो निर्णय होता था वह निर्णय विशिष्ट जनों के माध्यम से निकल कर आता था, और इस निर्णय का सम्मान सभी व्यापारीगण करते थे। बाद में 17वीं शताब्दी तक यह प्रीपोंडरस कोर्ट्स क्या हो गया? लुप्त हो गया। यह प्रीपोंडरस कोर्ट्स लुप्त हो गया और यह व्यापारी रूढ़ि किसमें चला गया? कॉमन लॉ में। अर्थात व्यापार रूढ़ि को ग्रहण कर लिया कौन? कॉमन लॉ।
व्यापारिक रूढ़ को कॉमन लॉ ने ग्रहण कर लिया। अब ये समझना है कि जब व्यापारिक संनियम व्यापारिक रूढ़ से बना था, तो जब व्यापारिक रूढ़ कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉमन लॉ में इंक्लूड हो गया, तो अब व्यापारिक संनियम किससे बन रहा है, कॉमन लॉ से। तो व्यापारिक संनियम जब कॉमन लॉ से बन रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक संनियम किसकी देन है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ की देन है। अर्थात यूँ कह सकते हैं व्यापारिक संनियम का जन्म मुख्यतः कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में ही व्यापारिक संनियम का विकास हुआ। अब व्यापारिक संनियम के विकास को आपने देखा कि व्यापारिक संनियम का विकास जो है इंग्लैंड में हुआ। व्यापारिक संनियम अपने अवस्था में कब आई, व्यापारिक रूढ़ि के कारण आई। व्यापारिक रूढ़ पुराने रीति रिवाज के माध्यम से जितने ही विवादों का निपटारा होता था, पीपुल्स कोर्ट्स में जो विवाद का निर्णय होता था, उस निर्णय में जो नियम लगते थे वो क्या लगते थे, व्यापारिक रूढ़। पीपुल्स का कोर्ट्स में जो नियम था व्यापारिक रूढ़ था, और व्यापारिक रूढ़ के माध्यम से पीपुल्स कोर्ट्स में निर्णय होता था। 17वीं शताब्दी तक इसका अंत हो गया और बाद में यह जो है कॉमन लॉ ने ग्रहण कर लिया। अब हम देखेंगे कि भारत में व्यापारिक संनियम, यह तो हुआ व्यापारिक संनियम का इतिहास। व्यापारिक संनियम जन्म कहाँ से लिया, इसका विकास कैसे हुआ, यह बढ़ा कैसे। अब हम भारत में व्यापारिक संनियम देखेंगे कि भारत में व्यापारिक संनियम की क्या स्थिति है। तो भारत में व्यापारिक संनियम की स्थिति को जानने के लिए आप जानते थे कि भारत में सन 1872 से पूर्व 1872 से पूर्व व्यापारिक सौदे में जो भी पक्षकार होते थे, उस पक्षकारों में देखा जाता था हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से ही विवादों का निपटारा होता था। किंतु जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, जैसे ही भारतीय अनुबंध अधिनियम, जैसे ही भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 बना, यह 1872 कब बना, सन 1872 में ही बना, इसीलिए इसका नाम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 बना। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 बनने से हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को समाप्त करके इसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। यानी जो भी विवाद होते गए, उस विवाद का निपटारा जो है एक रूपता के माध्यम से देखा गया, अर्थात दोनों के लिए नियम एक कर दिया गया। व्यापारिक विवादों का निपटारा हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से न करके एक रूपता वाले सिद्धांत का प्रयोग किया गया। श्री वी एन राय ने कहा है, श्री वी एन राय ने कहा है कि भारतीय व्यापारिक संनियम मुख्यतः इंग्लैंड के व्यापारिक संनियम की ही नकल है। तो कहने का मतलब भारतीय व्यापारिक संनियम शब्द क्या है, इस पर गौर करना है। भारतीय व्यापारिक संनियम मुख्यतः इंग्लैंड के व्यापारिक संनियम की ही नकल है। अब देखिए, भारत में व्यापारिक संनियम आप जानते हो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से निर्धारित होता था व्यापारिक संनियम। वी एन राय ने यह भी कहा है कि भारतीय व्यापारिक संनियम मुख्यतः इंग्लैंड के व्यापारिक संनियम की ही नकल है। अब देख लो, भारत भी इंग्लैंड के संनियम की नकल कर रहा है, अर्थात भारत में जो व्यापारिक संनियम बना वो इंग्लैंड के व्यापारिक संनियम की ही नकल है। कहने का मतलब हमारा भारत देश इंग्लैंड के व्यापारिक संनियम का अनुकरण कर रहा है। अब देखेंगे भारत में व्यापारिक संनियम
कितने स्रोतों से बना है? भारत में व्यापारिक संनियम कितने स्रोतों से बना है? अर्थात यूँ कह लीजिए कि भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत क्या हैं? भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत क्या हैं? कहने मतलब भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत, भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत। पहला स्रोत यह है कि भारत में जो नियम बना हुआ है कहाँ से आया? अगर व्यापार में जो विवाद होते थे उस विवाद का निपटारा, विवाद का निर्णय करने के लिए कौन सा नियम लगता था, उस नियम को आप देखोगे भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत। तो वह स्रोत है पहला, परिनियम अथवा संसद द्वारा निर्मित किए गए नियम। परिनियम अथवा संसद द्वारा निर्मित किए गए नियम। परिनियम अथवा संसद द्वारा निर्मित किए गए नियम, यानी किसी भी देश में या संसद में या विधानसभा में जो नियम बनाए जाते हैं वे उस देश का नियम कहलाते हैं। कहने का मतलब यदि भारत देश में संसद या विधानसभा द्वारा जो नियम पारित कर दिया गया है, जो नियम बना दिया गया है, वह क्या होता है? भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत कहलाते हैं। यानी भारत के नियमों का एक अंग यहाँ से आता है। दूसरा, अंग्रेजी कॉमन लॉ। अंग्रेजी कॉमन लॉ, इसको कहेंगे इंग्लिश कॉमन लॉ। कहने का मतलब यदि भारतीय नियम अपर्याप्त हो, यदि भारतीय नियम अपर्याप्त हो तो किसका सहारा लेंगे? तो अंग्रेजी कॉमन लॉ का सहारा, अंग्रेजी कॉमन लॉ का प्रयोग होगा। अंग्रेजी कॉमन लॉ का प्रयोग होगा। तीसरी चीज, साम्य एवं न्याय का सिद्धांत। तीसरा नियम, साम्य एवं न्याय का सिद्धांत। यदि किसी भी विवाद का निपटारा या किसी भी लेन देन में साम्य एवं न्याय का सिद्धांत लगेगा इस नियम से, क्योंकि कभी कभी नियम जो है कठोरता से निर्णय न लेकर के किससे लेते हैं? दया के माध्यम से लेते हैं। दया के माध्यम से या अंतःकरण, यानी जो दिल कहता है, जो अंतरात्मा कहती है कि न्याय क्या होना चाहिए, दया के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जिस विवाद का निर्णय लिया जाता है, अंतःकरण का यदि सहारा लिया जाता है, उसे हम साम्य या न्याय का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी विवाद का निपटारा अंतःकरण या दया के माध्यम से लिया जाता है, उसे हम साम्य एवं न्याय का सिद्धांत कहते हैं। चौथा कहाँ से आया? भारतीय रीति रिवाज। भारतीय रीति रिवाज हमारे देश में नियमों का अंग यहाँ से भी आया कि भारतीय रीति रिवाज, जो हमारे देश में रीति रिवाज प्रचलित है, वह भी हमारे देश में नियमों का एक अंग माना जाता है। पांचवा है आधारभूत निर्णय। आधारभूत निर्णय का मतलब यह है कि कोई भी विवाद हुआ हो पूर्व में, किसी भी जज ने, किसी भी न्यायाधीश ने उसका निर्णय किया है, अगर वैसे ही विवाद सेम आज कंडीशन में आए तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए क्या ध्यान देना होगा? पिछला रिकॉर्ड देखना होगा, इसके पहले इस न्यायाधीश ने क्या निर्णय दिया था। विवाद का मामला सेम वैसे ही है, जैसे पहले था वैसे विवाद आज भी है। तो पिछले आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर जज द्वारा दिया गया निर्णय भी कानून का एक अंग बन जाता है, और उसके सहारे जो है आधारभूत निर्णय के माध्यम से भी हमारे देश में नियम आए।
यानी भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत यानी भारत में व्यापार में लगने वाले जो नियम हैं, विवाद के निपटारे करने के लिए जो नियम का प्रयोग होता है, या यूँ कह लीजिए कि लेन देन में जो पक्षकार हैं वे अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को भली भांति समझें। कैसे समझेंगे? समझने का क्या कारण है? यदि वह नियमों को जानते हैं तो अपने नियमों में रह करके ही व्यापारिक लेन देन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यापार परिनियम, संसद द्वारा बनाए गए नियम, अंग्रेजी कॉमन लॉ का सहारा लेते हैं, साम्य एवं न्याय का सिद्धांत का सहारा लेते हैं, भारतीय रीति रिवाज का सहारा लेते हैं और आधारभूत निर्णय का सहारा लेते हैं। तो आपने देखा कि थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें ये कि भारतीय रीति रिवाज यानी भारतीय व्यापारिक संनियम का क्षेत्र कितना बड़ा है। यानी भारतीय व्यापारिक संनियम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ यह व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण उद्योगों पर, संपूर्ण व्यक्तियों पर लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर A.K. सेन ने कहा है कि व्यापारिक संनियम के अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं। मुख्य रूप से उसको आप एक बार सुन लीजिए, जैसे अनुबंध अधिनियम है, वस्तु विक्रय अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम है, बीमा अधिनियम है, दिवालिया अधिनियम है और विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम है। तो भारतीय नियम जो भी बने हुए हैं वह संसद द्वारा निर्मित किए गए नियम कहलाते हैं। तो ऐसी इस परिस्थिति में आपने ये देखा कि व्यावसायिक नियामक ढांचा या व्यापारिक संनियम किसे कहते हैं। व्यापारिक संनियम में आपने संनियम कहाँ से देखा, फिर व्यापारिक संनियम कहाँ से देखा, फिर व्यापारिक संनियम के इतिहास को देखा, ये जन्म कहाँ से लिया, फिर व्यापारिक संनियम के आपके स्रोतों को देखा, फिर इसके क्षेत्र को देखा। तो धन्यवाद। आज यहीं पर पूर्ण विराम और नेक्स्ट क्लास इसके बाद आपका चलेगा।